तो अब शून्य से शिखर की यात्रा बड़ी मुश्किल है बहुजन समाज पार्टी के लिए। वो उसका खेल लगभग खत्म हो चुका है। चंद्रशेखर बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हर जगह लोग उनको जान रहे हैं। अंबर तक तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे, गैर परों से उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों तक। तो चंद्रशेखर के पास अपने पर हैं और अंबर तक उड़ने की उनमें संभावनाएं देखी जा सकती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मीरापुर उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई है, जबकि आज़ाद समाज पार्टी का प्रत्याशी लगभग 22,000 वोट लेने में कामयाब रहा है। अब सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह है कि क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसपा का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है और बसपा की जगह अब आज़ाद समाज पार्टी ने ले ली है। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली पंजाब केसरी के वरिष्ठ पत्रकार अमरिंदर कमल जी मौजूद हैं। अमरिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद चौधरी साहब। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके की परफॉर्मेंस मीरापुर उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी की रही है, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई है, तो उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है? ग्राफ लगातार गिरता क्या, मैं अगर कहूँ कि वह पार्टी जो है वो अर्श से फर्श पर आ चुकी है। और केवल एक दिन में ऐसा नहीं हुआ है, किसी भी पार्टी का अचानक पतन नहीं हो जाता है। ऐसे छोटे मोटे तमाम दल रहे हैं जो बने फिर वो खत्म हो गए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी थी और जिसको कांसीराम जी ने खड़ा किया और मायावती जी ने भी बहुत लंबा संघर्ष किया। इस बड़े सूबे की 4 बार सुल्तानी कर चुकी और सन 2007 के चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ बहुजन समाज पार्टी सत्ता में पूरे 5 साल तक रही। लेकिन उसके बाद आप देखिए तो जो कांसीराम के समय के झंडा बरदार थे बहुजन समाज पार्टी के, वो एक एक कर छिटकते गए या उनको हटा दिया गया। और खुद मायावती जी के साथ तमाम जो बड़े नेता थे बहुजन समाज पार्टी के, जो काडर के लोग थे, वो एक एक करके इस पार्टी से छिटकते चले गए। तो सवाल है कि जब संगठन ही नहीं रहेगा तो पार्टी किसके? संगठन रीढ़ होती है किसी भी पार्टी की। जैसे आप उत्तर प्रदेश में देखिए तो किसी समय कांग्रेस का संगठन यहाँ बड़ा मजबूत था, लेकिन पिछले 25 साल से ज़्यादा हो गए क्योंकि संगठन रहा नहीं। तो नेता काम नहीं करता, काम तो संगठन के लोग करते हैं। बीजेपी आज क्यों सर्वाइव कर रही है? 18 राज्यों में उसकी सरकार है, क्योंकि बूथ स्तर तक उनका मैनेजमेंट है और उनका संगठन मजबूत है। अब आप जहाँ तक जमानत जब्त होने की बात, मैं आपकी बात पे आता हूँ कि मीरापुर में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई। एक तो वहाँ समीकरण बहुत उलझे हुए थे कास्ट केमिस्ट्री में, दूसरे बहुजन समाज पार्टी को लेकर के उसका जो कोर वोटर है वो भी बहुत अब उम्मीद भरी नज़रों से मायावती को नहीं देख रहा है। उनसे ज़्यादा वोटिंग तो आज़ाद समाज पार्टी की प्रत्याशी की हुई, बल्कि सपा प्रत्याशी से भी ज़्यादा वोट उनको मिले। तो मुझे लगता है कि निकट भविष्य में अगर चंद्रशेखर ने अपने में थोड़ा और बदलाव किया और समाज में समग्रता की बात की उन्होंने, तो मेरा ख्याल है कि दलित वोटर उधर मूव करेगा और फ्यूचर में मायावती की जगह धीरे धीरे करके चंद्रशेखर आज़ाद उनकी पार्टी ले सकती है। अमरिंदर जी, संगठन की आपने बड़ी बात कही, लेकिन पिछले लगभग 5-7-10 साल से एक बात और निकल कर लगातार सामने आती है। जब भी चुनाव होते हैं तो ऐसे लेन देन की बात निकल कर सामने आती है, तो क्या इसका प्रभाव भी बहुजन समाज पार्टी पर पड़ रहा है? बिल्कुल। देखिए, जैसे जब 2007 का चुनाव मैं आपको याद दिलाऊं विधानसभा का, उसके पहले मायावती सत्ता से बाहर थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लेकिन उनका मुनारा हिट कर गया। चढ़गुंडन की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर, नारे बहुत काम करते हैं और वो हुआ मायावती के साथ कि पहली बार उन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। नहीं तो इसके पहले लंबे समय तक गठबंधन चल रहा था, फिर सपा की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आई, लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर सकी मायावती। जब सरकार आई तो उन पर तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे कि नोटों को माला पहनती हैं और भले दलितों का वोट वो हासिल करती हैं, उनकी लड़ाई लड़ने का वादा करती हैं, लेकिन उनका जो रहन सहन या जो जीवन शैली है, ठीक है, मुख्यमंत्री थी, वो उसमें सामंतवाद की बू आ रही है।
कहने का मतलब जिनके मुखालफत में आप खड़ी हुई थी, आप खुद वह काम कर रही। जैसे मायावती जब दरबार लगाती थी तो सारे विधायक हमने खुद देखा है कि वो फर्श पर बैठे होते थे। तो इन सब चीज़ों का भी धीरे धीरे करके असर पड़ा, और जिनमें जरा सा भी स्वाभिमान था उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से किनारा कर लिया। ऐसे कई लोगों का मैं नाम गिना सकता हूँ जो बहुत मायावती के करीबी थे, जिनको कहा जा सकता है कि किचन कैबिनेट के लोग थे। केवल 2 लोग बचे हुए हैं, सतीश मिश्रा और ओम प्रकाश त्रिपाठी। बाकी जितने ब्राह्मण बिरादरी के उनके पास नेता थे, 2007 में ब्राह्मणों का तो यही सोशल इंजीनियरिंग उनकी थी, वो एक दद्दू तिवारी से लेकर सारे लोग भाग गए। और अदर कास्ट में उन्होंने जैसे समीकरण बैठाया था, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को पार्टी छोड़नी पड़ी। तो वो इस तरह से छिन्न भिन्न हो गई है। जैसे किसी के ऊपर हमला हो और उस पर इतने वार कर दिए जाए, कुछ क्षत विक्षत हो जाए, तो वो मरणासन्न होगा, आईसीयू में जाएगा, वो उठ के खड़ा होने की स्थिति में नहीं होगा। तो बहुजन समाज पार्टी के साथ यही है। अभी पिछले चुनाव में ही देख लीजिए आप, तो मायावती ने पहले आकाश आनंद को पूरा पावर दिया। जब आकाश आनंद उठने लगे और उन्होंने सीतापुर में कोई सभा की, उसमें ज़्यादा आक्रामक हो गए। भाजपा को उन्होंने शायद भाजपाइयों को आतंकवादी तक कह दिया। उसके बाद मायावती दबाव में आई और उन्होंने आकाश आनंद को तुरंत जो है पद से, कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया, उन पर बैन लगा दिया। उसके बाद अब फिर उन्होंने, तो इन सब चीज़ों को लोग समझ रहे हैं। अब कोई इतना मूर्ख नहीं रह गया है, दलित समाज भी समझ रहा है। चंद्रशेखर बिल्कुल एग्रेसिव है, जैसे कभी मायावती हुआ करती थी। तो मायावती पर जो सेंट्रल का दबाव है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। उपचुनाव में उनको पता था कि हम कोई सीटें नहीं जीत सकते, बहुजन समाज पार्टी कोई सीट नहीं जीत पाएगी, और इसके बावजूद भी उन्होंने प्रत्याशी उतारे कि वो समाजवादी पार्टी को नुकसान करें। तो मायावती के निशाने पर समाजवादी पार्टी है। एन के प्रकार समाजवादी पार्टी सरकार नहीं बननी चाहिए, बीजेपी की भले बन जाए और देखिए सेफ हैं, वरना तो बहुजन समाज भारतीय जनता पार्टी की आप देखिए उसकी नीतियां जो भी हैं, खासतौर से विपक्षी दलों को लेकर के, कि किसी पर सीबीआई जांच बैठाओ, ईडी जांच बैठाओ, और इस तरह से दबाव लेकर के लोगों ने तोड़ा भी है। अब झारखंड में बीजेपी हार गई, क्यों हार गई? हेमंत सोरेन को जेल भेजा, आदिवासियों ने इसको दिल से ले लिया। तो इनके कई प्रयोग जो है वो निष्फल भी रहे हैं। और यहाँ की बात जो आप कर रहे हो कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, तो मैं फिर कह रहा हूँ कि अब ये इसके संकेत शुभ नहीं है, मायावती के लिए भी, पार्टी के लिए भी। सोशल इंजीनियरिंग बसपा की फेल हो रही है, और आपने तमाम लोगों के नाम गिनाए जो बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर चले गए। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि जो बसपा का कोर वोटर है, दलित वोटर, और दलित वोटर में भी जाटा वोटर, तो जाटा वोटर आपको क्या नजर आ रहा है? क्या अब वो चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी की तरफ देख रहा है? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि वो चंद्रशेखर की जो आसपा पार्टी है, इसको चंद्रशेखर अगर इसी तरह से मेहनत करते रहे तो वो अब आप इससे बड़ी बात क्या होगी कि आपने उपचुनाव में अपने कैंडिडेट उतार दिए। मायावती जी ने कहीं प्रचार करने गई, कहीं गई वो सभा करने? ये चंद्रशेखर का डर ही है जो उपचुनाव लड़ना? नहीं, चंद्रशेखर का डर नहीं, मुझे लगता है कि वो बहुत, चाहे मैं दबाव ही कह लीजिए, कि इनको उतारना ही पड़ा। इनको पता था कि हम उपचुनाव में, जब आप विधानसभा चुनाव में आप देखिए कितनी दुर्गति हुई, लोकसभा चुनाव में कितनी दुर्गति हुई। तो अब शून्य से शिखर की यात्रा बड़ी मुश्किल है बहुजन समाज पार्टी के लिए। वो उसका खेल लगभग खत्म हो चुका है, और मुझे लगता है मायावती चाहती भी नहीं कि अब उनका कोई उत्तराधिकारी, उनका तो जो भी 4 बार मुख्यमंत्री रह ली, उन्हें लगता है कि अब और तो कोई है नहीं, तो बस पार्टी चल रही है। अब वो जो आप कह रहे थे कि टिकट बेचने का और पैसा लेने का, अब लोग वहाँ भी देने को तैयार नहीं होंगे। वो ऐसा जिसको कोई राजनीति का शौक है, ऐसे तमाम धनाढ़ लोग हैं, वो पैसा देकर टिकट ले सकते हैं, लेकिन उनको पता है कि यहाँ कोई सौदा नहीं, इस दुकान में खेल खत्म है। मतलब बहुजन समाज पार्टी के लिए अब टिकट लेने वालों के भी लाले पड़ने वाले हैं, आपका कहना यही है? भारतीय जनता पार्टी थी। आप देखिए, मैं सहारनपुर का उदाहरण दे रहा हूँ जहाँ से आप हैं, तो बीजेपी के लिए टिकट की होड़ नहीं थी। आज देखिए आप, सन 2012 के चुनाव में इनको देवबंद की जो शशिबाला पुंडीर जी हैं, इन्हें वहाँ से दनौता से लड़ाया गया, और मेला राम पवार लड़े थे नकुड़ सीट से, 25,000 वोट उनको मिला था। तब कोई पूछने वाला नहीं था, भाई ठीक है, कुछ जगहों को छोड़ करके बाकी लोग टिकट ले आए, अपना लड़ लिए, जमानत ज़्यादातर लोगों की जब्त हो गई। लेकिन जब फॉर्म में आई, पार्टी ने मेहनत की, तो अब आप देखिए बीजेपी के, तो ये होता है पॉलिटिक्स में। लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी अभी मुकाबिल है। अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी से लगातार 2-2 हाथ कर रहे हैं जहाँ भी हो। अब रिजल्ट, जहाँ तक उपचुनाव की बात है, तो आपको पता है कि ये तो पूरा
एक तरह से प्रशासनिक अधिकारियों ने सत्ता के दबाव में आकर के, वरना कुंदरकी जैसी सीट पर जो समाजवादी पार्टी गढ़ रहा, मुस्लिम बाहुल्य सीट है। नहीं 90 फिर जब आप वोट ही नहीं डालने देंगे। वो दरोगा का आपने देखा महिला पर पिस्टल ताने हुए। शीशा मऊ में इन्होंने बहुत कुछ घोड़े खोल लिए, लेकिन नहीं हो पाया। कराल में भी कोई वो नहीं थी। बाकी कुंदरकी सीट है, जैसे कटहरी है, तो अब सत्ता का जहाँ तक दबाव रहा तो इन सीटों पर सफल हो गए। लेकिन उपचुनाव को आप ये मत मानिए कि ये लिटमस टेस्ट पहले कभी हुआ करता रहा होगा, लेकिन अब जिस तरह से डेमोक्रेसी को मतलब इस तरह से प्रशासनिक मशीनरी को मिसयूज किया जा रहा है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वो किसी भी सूरत में सही नहीं है लोकतंत्र के लिए। कल को दूसरी पार्टी आएगी, वो भी यही करेगी। अमरिंदर जी, क्या बसपा जैसी बहार आजाद समाज पार्टी पर भी आ सकती है? वक्त लगेगा। देखिए, कोई भी पौधा बिटप वृक्ष तब बनता है ना जब उसमें लगातार पानी दिया जाएगा, उसकी देख रेख की जाएगी। उसी तरह से पार्टी और उसका भी आज़ाद समाज पार्टी बने हुए कितना दिन हुआ। चंद्रशेखर आज़ाद नगीना से सांसद हो गए, और अब वो उनका संगठन जो भीम आर्मी है और सब धीरे धीरे काम कर रहा है। और आप ये देखिए कि चंद्रशेखर केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। चंद्रशेखर बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हर जगह लोग उनको जान रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब चंद्रशेखर का कभी समय आएगा तो वो मायावती से बड़ा अपना बना सकते हैं। उनमें प्रबल संभावनाएं हैं। एक तो भी उनकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है, और उनके पास संघर्ष करने का बहुत लंबा समय है। राजनीति उनको विरासत में नहीं मिली है। हम अखिलेश यादव के लिए कह सकते हैं कि यद्यपि वो टैलेंटेड हैं, और लेकिन राजनीति उनको विरासत में मिली है। जैसे राहुल गांधी को विरासत में मिली है, लेकिन मोदी को राजनीति विरासत में नहीं मिली थी, अमित शाह को राजनीति विरासत में नहीं मिली थी। तो ये खांटी नेता हैं, इसलिए इतने शीर्ष पर गए। अंबर तक तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे, गैर परों से उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों तक। तो चंद्रशेखर के पास अपने पर हैं, और वो अंबर तक उड़ने की उनमें संभावनाएं देखी जा सकती है। क्या चंद्रशेखर भी मतलब सोशल इंजीनियरिंग पर काम कर रहे हैं, और आपको क्या लगता है क्या उनकी भी सोशल इंजीनियरिंग बन रही है? चंद्रशेखर अगर दूरदर्शी नेता होंगे तो उनको समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना होगा। केवल वर्ग विशेष से आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हैं। तिलक तराजू और तलवार का नारा कभी वामसेब की तरफ से आया था, लेकिन आखिरकार मायावती जी ने सभी जातियों को साधने की कोशिश की, उसमें सफल भी हुई। ब्राह्मण तो सबसे बड़े दुश्मन थे, लेकिन ब्राह्मणों का जाति समीकरण बिठा करके ही 2017 में वापस आई। मुसलमानों को उन्होंने साधा, उन्होंने और बिरादरियों में लोगों को साधा, ठाकुरों में साधा, वैश्य समाज में भी समीकरण अपना साधा। तो चंद्रशेखर को अगर अपने को और अपनी पार्टी को आगे ले जाना है तो उनको प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा समाज के सभी वर्गों को। अब जैसे ओवैसी है, केवल मुसलमानों की बात करते हैं तो ओवैसी कभी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ना उनकी पार्टी। वो कहाँ कहीं भी कैंडिडेट अपना उतार ले, कुछ भी कर ले। वो खुद तो चुनाव जीत जाते हैं हैदराबाद से। बिहार में पिछली बार उनके 5 विधायक भी जीत गए, लेकिन बाद में कूद गए इधर उधर। तो इतने बड़े देश में जहाँ इतनी विविधताएं हैं, इतनी जातियां हैं और इतनी सारी चीज़ें, तो वहाँ आप संतुलन बना करके ही आगे जा सकते हैं। अब शीर्ष सत्ता पे देखिए नरेंद्र मोदी क्यों पहुंच रहे हैं, तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने। इनके जो आनुषंगिक संगठन है, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, विश्व हिंदू परिषद हो, या और भी जो हैं, तो अब आप देखिए कि कितने आरएसएस की कक्षा से निकले हुए कितने लोग कितने बड़े पदों पर हैं। आधी मिनिस्ट्री है और उनकी प्रारंभिक आप देखिएगा तो आरएसएस से निकले हुए हैं। एबीवीपी से कोई निकला हुआ है, विश्व हिंदू परिषद से कोई निकला हुआ है। तो मैं तो समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। वैसा भी इन लोगों के पास नहीं है, वैसा करना होगा। संगठन के कई पार्ट बनाने होंगे, उनमें लोगों को भरना होगा, मजबूती देनी होगी, संघर्ष करना होगा, तब सफलता मिलेगी। क्या जाटा वोटर ये समझ चुका है कि बहुजन समाज पार्टी उनके वोटों के बदले मतलब पैसे में उनके वोटों का सौदा किया जा रहा है? नहीं, पूरी तरह तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ लोगों में यह बात जाटो समाज में आती है। नहीं तो बहन जी तो अपने को दलितों की देवी कहती थी, और उनको फॉलो करने वाले भी कहते थे कि नहीं हमारी मसीहा है। लेकिन अब जो चीज़ें सामने आई हैं पिछले 1-2 चुनाव में, विधानसभा के या लोकसभा चुनाव में, तो जो जागरूक दलित है उसको लग रहा है कि नहीं हमारे साथ धोखा हो रहा है, हमें कुछ हासिल नहीं हो रहा है, हमारे वोटों का इस्तेमाल हुआ, हमें क्या मिला। मायावती जी का माल चमाल पर कितनी बड़ी कोठियां हैं।
अवनिंदर जी, अब मेरा आपसे अंतिम सवाल है, और सवाल ये है कि आपको क्या लगता है, जहां पर मीरापुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को जबरदस्त तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा था कि यहाँ पर बड़ी मजबूत स्थिति समाजवादी पार्टी की है, लेकिन वहां पर राष्ट्रीय लोकदल की जो प्रत्याशी थी मिथिलेश पाल, वो चुनाव जीत गई, तो समाजवादी पार्टी की हार के पीछे आपको क्या वजह नजर आई? देखिए, समाजवादी पार्टी की जहाँ तक हार की बात है, मीरापुर में क्या और सीटों पर, तो मीरापुर में बहुत सूझबूझ के साथ जयंत चौधरी ने मिथिलेश पाल को उतारा। मिथिलेश पाल पहले भी एमएलए रही हैं और पाल बिरादरी की भी अच्छी खासी संख्या है। मोहम्मदन कई कैंडिडेट उतर गए। इससे तय था कि ये जो है वोटों का इनका बिखराव होगा। बाकी जाटों का भी वोट जयंत की वजह से मिथिलेश पाल को मिला और हर वर्ग से उनको थोड़ा थोड़ा वोट हासिल हुआ। सपा वहां दिख रहा था कि लड़ाई में है, लेकिन वो लड़ाई में थी नहीं। ये कहिए कि मीरापुर का जो जाति समीकरण था उसको साधने में जयंत चौधरी सफल रहे, मिथिलेश पर दांव लगाकर। शुरू में ही कहा जा रहा था अरे मिथिलेश को उतार दिया, बहुत बड़ी भूल की है जयंत जी ने, ये क्या किया, तमाम सोशल मीडिया पर कमेंट आ रहे थे। लेकिन जयंत जी ने बहुत परिपक्वता का परिचय दिया। अब जैसे जयंत जी ने पुरकाजी के विधायक रहे अनिल जी को मंत्री बनाया, कैबिनेट मंत्री बनाया। वो जाट समाज से भी किसी को बना सकते थे। प्रसन्न चौधरी दावेदारी कर रहे थे जो शामली से विधायक हैं कि हमें मिलना चाहिए, लेकिन उन्होंने कि एक हम अवसर दे रहे हैं तो ताकि निकट भविष्य में दलित समाज का भी वोट हमें हासिल हो। सारे नेता यही करते हैं। चलिए, तो दिल्ली पंजाब केसरी के वरिष्ठ पत्रकार अवनिंदर कमल जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।